जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEDSP 101 सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। इस सब्जेक्ट के लिए हम 5 वीडियो लेकर आएंगे जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो होगी। एक इसकी वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपको क्या है पूरी बुक इसमें कवर हो जाएगी और आप इजीली 90+ स्कोर कर पाएंगे। इसलिए सभी वीडियो के लिंक पाने के लिए और अपडेट पाने के लिए इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें आपको फ्री में असाइनमेंट की वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कर लें तथा वहाँ पर आप अपनी क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं जिससे आपको फ्री में असाइनमेंट की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन माल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन। तो हमें इस क्वेश्चन में देखना क्या है, सबसे पहले हमें माल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन को समझना है, फिर इनके बीच में डिफरेंस को बताना है। तो माल एजुकेशन क्या है, सबसे पहले आपको समझना होगा। माल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं। इसमें स्टूडेंट को या तो गलत नॉलेज दी जाती है या फिर उसकी लर्निंग को लिमिट कर दिया जाता है। तो इसमें बात करते हैं माल एजुकेशन की डेफिनेशन को। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। माल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन आर टू डिस्टिंक्ट एजुकेशनल कॉन्सेप्ट ईच विद ए डिफरेंट फोकस एंड ऑब्जेक्टिव। टू अंडरस्टैंड देयर डिस्टिंक्शन लेट्स फर्स्ट डिफाइन ईच टर्म देन कंपेयर देम। तो सबसे पहले इनकी टर्म को डिफाइन करेंगे फिर इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं माल एजुकेशन को। माल एजुकेशन रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट जर्नली हार्मफुल, जो कि नॉर्मली हार्मफुल होती है, इनकम्प्लीट होती है और मिस डायरेक्टेड होती है। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज नॉट कंस्ट्रक्टिव फॉर द लर्नर इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट। इट ऑफन रेफर्स टू द एजुकेशंस दैट इज आइदर। तो ये क्या होती है, इसमें स्टूडेंट को गलत नॉलेज दी जाती है या फिर उसकी लर्निंग की लिमिट कर दी जाती है। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं, इसको क्या कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें मिसलीडिंग। स्टूडेंट को गलत या फिर बाइस्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इससे स्टूडेंट फैक्ट को सही तरीके से समझ नहीं पाता है। वेयर द कंटेंट प्रेजेंटेड इज डिस्टोर्टेड, बाइस्ड और फॉल्स, लीडिंग टू ए मिस अंडरस्टैंडिंग और फैक्ट ऑफ रियलिटी। अगला है इनएडुकेट। इट डज नॉट प्रोवाइड ए वेल राउंडेड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, लिविंग गैप्स इन नॉलेज। तो इनएडुकेट है जो ये क्या देता है, आधी शिक्षा देता है, अपूर्ण शिक्षा देता है। एजुकेशन इसमें कंप्लीट नहीं होती, स्टूडेंट की नॉलेज में गैप्स रह जाते हैं। फिर आता है रेस्ट्रिक्टिव। इट कुड इन्वॉल्व ऑथोरिटेरियन मेथड दैट रेस्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल एनालिसिस। तो रेस्ट्रिक्टिव क्या होती है, इसमें लिमिट्स होती हैं, सीमित शिक्षा दी जाती है। इसमें स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ना, वो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं कर सकता और उसमें क्रिएटिविटी है, उसका मौका उसको नहीं दिया जाता है। इम्बैलेंस्ड, फोकस टू मच ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, ऑफन नेग्लेक्टिंग अदर्स लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल स्किल्स, द डेवलपमेंट ऑफ ए क्रिटिकल थिंकिंग। तो इम्बैलेंस है, ये क्या होता है, असंतुलित होती है। एजुकेशन सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस करती है और बाकी इंपॉर्टेंट स्किल्स को इग्नोर कर देती है। जैसे हम बात करें तो इसमें जो इसके इमोशनल इंटेलिजेंस हैं, फिर इसकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इनको ये पीछे छोड़ देती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो माल एजुकेशन के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि रोट लर्निंग हो गया। तो इसमें क्या है, आप क्या है रट्टा करके जो पढ़ोगे ना वो हो गया, ऐसे करवाएंगे। फिर क्रिटिकल थिंकिंग को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, स्टेरियोटाइप्स और प्रेजुडिस को बढ़ावा देगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर अब बात करते हैं, इसमें ये एग्जाम्पल दे दिए हमने रोट लर्निंग के। फिर क्या होता है, लैक ऑफ एम्फेसिस, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाएगी और क्या है स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस हो जाएगी, ये इसको बढ़ावा मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके रिलीजियस एजुकेशन की डेफिनेशन को। तो रिलीजियस एजुकेशन का पर्पज़ होता है स्टूडेंट को किसी रिलीजन की टीचिंग और मोरल वैल्यू से परिचित कराना। इसमें स्टूडेंट को क्या क्या सिखाया जाता है, रिलीजियस बिलीफ्स एंड डॉक्ट्राइन्स सिखाई जाती है, एथिकल एंड मोरल फ्रेमवर्क्स, रिचुअल प्रैक्टिसेस, हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिलीजियस एजुकेशन ऑन द अदर हैंड इज एन एजुकेशनल फ्रेमवर्क फोकस ऑन द इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट द पार्टिकुलर रिलीजन। तो किसी एक धर्म के बारे में उसकी नॉलेज दी जाती है। इट प्रैक्टिसेस बिलीव्स हिस्ट्री मोरल टीचिंग, तो उस धर्म के
पर्पज क्या है, स्टूडेंट को किसी रिलीजन की टीचिंग, उसकी मोरल वैल्यू से, इन चीज़ों से परिचित कराना। द एम ऑफ द रिलीजियस एजुकेशन इज टू गाइड इंडिविजुअल्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल, टेक्स्ट, रिचुअल्स एंड एथिकल कोड ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन। तो किसी धर्म के बारे में उसके प्रिंसिपल को, टेक्स्ट को, रिचुअल्स को, एथिकल कोड्स को बताना उसकी, ये इसका पर्पज होता है। तो रिलीजियस एजुकेशन टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग एलिमेंट। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, रिलीजियस बिलीफ एंड डॉक्ट्राइन। तो इसमें धार्मिक कुछ मान्यताएं होती हैं। तो रिलीजन के बेसिक प्रिंसिपल और इसमें बिलीफ शामिल किए जाते हैं। टीचिंग द कोर बिलीफ्स, टेंटेंट्स एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ ए रिलीजन, ये इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर एथिकल एंड मोरल फ्रेमवर्क दिया जाता है। इंस्टिलिंग वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स बेस्ड ऑन द रिलीजियस टीचिंग। तो इसमें एथिकल एंड मोरल फ्रेमवर्क सिखाया जाता है। फिर रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस कराई जाती है। इसमें क्या होता है, धार्मिक रीति रिवाज, जैसे कि रिलीजियस फेस्टिवल्स, प्रेयर्स और वर्शिप्स मेथड इसमें बताए जाते हैं। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाता है कि रिलीजियस की ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसके ट्रेडिशंस क्या हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस, पर्सनैलिटीज़ के बारे में नॉलेज दी जाती है कि आपके इतिहास के कौन कौन महान योद्धा हुए हैं, उनके महान महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये हमारा रिलीजन के बारे में था। अब इसके डिस्टिंक्स बिटवीन माल एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका पर्पज क्या होगा, स्टूडेंट को इनकम्प्लीट या हार्मफुल नॉलेज देती है। इसका माल एजुकेशन क्या है, इसका पर्पज क्या है, एम्स टू प्रोवाइड हार्मफुल एंड इनकम्प्लीट नॉलेज विच मे लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और एवन सोशल हार्म, जिससे क्या है, सामाजिक नुकसान होता है। रिलीजियस एजुकेशन का पर्पज क्या होता है, ये मोरल वैल्यूज़ की नॉलेज को देकर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इसमें की जाती है। बाय कॉन्ट्रास्ट एम टू प्रोवाइड नॉलेज, रिलीजियस ट्रेडिशंस इनकरेज मोरल, एथिकल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन रिलीजियस टीचिंग। अगर कंटेंट की बात करें तो इसमें जो कौन सी विषय वस्तु इसमें शामिल की जाएगी, तो माल एजुकेशन है, माल एजुकेशन में गलत, बायस्ड या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। रिलीजियस एजुकेशन में जैसे कि होली बुक्स हो गई, फिर या बिलीव्स, रिचुअल्स और एथिकल टीचिंग्स इसमें कराई जाती है। तो ये चीज़ें इसमें करवाई जाती हैं। फिर इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं लर्नर के ऊपर, माल एजुकेशन के क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, आपको क्या है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुक जाती है। तो ये माल एजुकेशन के इम्पैक्ट हैं। रिलीजियस एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, मोरल कैरेक्टर इस क्या है, डेवलप होगा। तो फिर इसके साथ क्या होगा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी। फिर गुड बिहेवियर को ये प्रमोट करता है। तो इसके साथ क्या है, एथिकल बिहेवियर, गाइडिंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड बैलेंस, फेथ बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलेगी। एथिकल फोकस की बात करें, एथिकल क्या होता है, नैतिक, इसका नैतिक दृष्टिकोण क्या होगा, माल एजुकेशन है वो क्या करती है, एथिकल वैल्यूज़ को इग्नोर कर सकती है या नेगेटिव बिहेवियर को बढ़ावा दे सकती है। तो ये माल एजुकेशन में एथिकल फोकस करता है। फिर रिलीजियस एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट में ऑनेस्टी, काइंडनेस और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करती है। तो स्टूडेंट्स में ऑनेस्टी हो गई, काइंडनेस हो गई और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीजियस एजुकेशन से डेवलप होती है। अब इसके मेथडोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या मेथडोलॉजी है, माल एजुकेशन में जो आउटडेटेड और ऑथोरिटेरियन, जो कि कठोर बोली जाती हैं, तो इसमें क्या है, ऑथोरिटेरियन क्या होती है, कठोर मेथड्स का यूज़ करती हैं, जहां स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने का मौका कम ही मिलता है। तो ये माल एजुकेशन की मेथडोलॉजी है। रिलीजियस एजुकेशन की बात करें तो इसमें डिस्कशन, रिलीजियस टीचिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू लर्निंग करवाई जाती है। तो ये इसके हमने जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो डिफरेंस थे, वो हमने पॉइंट वाइज देखें किस बेस पर क्या कराए जाते हैं। ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन होगा जो आप इसके आंसर के बेस पर कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ मोरालिटी। सबसे पहले ये समझना है कि मोरालिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है। मोरालिटी का मतलब है राइट और रॉन्ग के बीच डिफरेंस को समझाना और अपनी लाइफ में सही वैल्यूज़ को फॉलो करना। तो ये होता है मोरालिटी। तो आप इसको इंट्रोडक्शन कैसे करोगे, इसको आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। द टर्म मोरालिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स मोस मीनिंग कस्टम्स और करेक्टर्स। In the context of the value education, morality refers to a deeply structured system of principle। तो इसका जो मोरालिटी है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, लैटिन वर्ड्स मोस से हुई है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यू एडिशन है, मोरालिटी है, वो रेफर करता है डीपली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल, बिलीव्स, वैल्यूज दैट गाइड इंडिविजुअल्स इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। तो सही और बीच के गलत के बीच में अंतर बताता है। It serves as the social structural framework that governs human behavior।
तो ये क्या करता है, सर्व करता है सोशल और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को जो गवर्न करता है ह्यूमन बिहेवियर को, इंश्योर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स एंड मेंटेन ऑर्डर विद इन ए कम्युनिटी। तो आप इसे कैसे बोल सकते हैं, मोरालिटी हमें सिखाती है कि हमें सोसाइटी में किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए और कैसे रिस्पॉन्सिबल और गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ये हमें गलत और सही के बीच में डिफरेंस भी बताता है। तो अब इसको समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसके कोग्निटिव फैक्ट्स के बारे में, जो कि इंटेलेक्चुअल डायमेंशन को बताता है। तो कोग्निटिव का मतलब होता है कि थिंकिंग एंड रीजनिंग। कोग्निटिव का मतलब क्या होता है, थिंकिंग एंड रीजनिंग। इस फैक्ट्स में इंसान या समझता है या सही क्या है और गलत क्या है। तो इसमें क्या समझता है इंसान, क्या गलत है और क्या सही है। इसमें इंसान में डेवलपमेंट होती है मोरल रीजनिंग की, डिसीजन मेकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो कोग्निटिव फैक्ट क्या है, कोग्निटिव फैक्ट ऑफ द मोरालिटी डील्स विद द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एनालाइज रीजनिंग थ्रू मोरल इश्यूज। इट इज ए ग्राउंडेड इन एन इंडिविजुअल मेंटल फ्रेमवर्क एंड लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मोरल रीजनिंग एंड जजमेंट आती है, एथिकल कॉम्प्रिहेंशन कर सकता है, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इससे स्टूडेंट क्या होगा, अगर मोरल एजुकेशन दी जाएगी अच्छे से तो मोरल रीजनिंग कर सकता है, अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकता है, जजमेंट कर सकता है, जिसे डिसीजन मेकिंग भी बोल सकते हैं। वो क्या कर सकता है, एथिकल कॉम्प्रिहेंशन कर सकता है, वो क्रिटिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। ये चीज़ें उससे आती है। फिर मोरल एजुकेशन से क्या होता है, इसके अफेक्टिव फैक्ट्स क्या हैं। अगर इसमें अफेक्टिव की बात करें तो अफेक्टिव होता है भावनात्मक। अफेक्टिव का मतलब होता है फीलिंग्स और इमोशंस। तो ये हमें दूसरों के दुख और खुश जो सुखी है उसको समझने में सिखाता है कि ये होता क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट करता है इंसान में। इसमें क्या होगा, एम्पैथी, कंपैशंस, लव, काइंडनेस, गिल्ट, ये चीज़ें हमें सिखाता है। तो इसके थ्रू क्या सीखने को मिलेगा, एम्पैथी क्या होती है, कंपैशन क्या होता है, कंपैशन क्या होता है दया, एम्पैथी क्या होता है दूसरों की भावनाओं को समझना, इंटरनल मोरल इमोशंस, तो इंसान के आंतरिक मोरल्स है, इमोशंस है, उसको समझ पाता है। द मोटिवेटर्स ऑफ एक्शंस, जिससे हमें काइंडनेस, दयालुता और इसके क्या आता है, मोटिवेटर्स ऑफ एक्शन समझ में आ जाता है। फिर इसका क्या है, द बिहेवियरल फैक्टर। तो बिहेवियरल फैक्टर क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, व्यवहारिक पहलू कैसा है, ये बताता है। सिर्फ अच्छा होना, ये फील करना है काफ़ी नहीं होता है। जो बिहेवियरल फैक्ट है वो बताता है कि हम अपनी वैल्यूज़ को रियल लाइफ एक्शंस में कैसे देखते हैं। ये बिहेवियरल फैक्ट मोरल वैल्यूज़ का हमें देखने को मिलता है। तो द बिहेवियर फैक्ट रिप्रेजेंट द विजिबल प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मोरलिटी। ए पर्सन में पोजेसेस एक्सीलेंट एंड मोरल रीजनिंग, जिसे कोग्निटिव बोल सकते हैं, डीपली फॉर अदर्स जैसे कि अफेक्टिव। बट मोरलिटी इज अल्टीमेटली इवेल्युएटेड बाय द एक्टिव चॉइसेस एंड बिहेवियर। इसकी क्या कंसिस्टेंसी है और इसकी क्या इंटीग्रिटी होगी वो हमें देखना है। तो ये हमें क्या चीज़ सिखाता है, इससे हमें कंसिस्टेंसी होगी और इंटीग्रिटी आएगी हमारे अंदर। इंटीग्रिटी कहते हैं अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, अपने सत्यवादी सिद्धांतों पर टिके रहना। फिर इसके अंदर क्या होगा, विल पावर और मोरल करेजेस हमारे जनरेट होंगे। फिर हमारी हैबिट फॉर्मेशन होगी कि हम कैसी हैबिट वाले हैं। तो इससे क्या डेवलप होता है, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी और मोरल करेजेस हमारे डेवलपमेंट होते हैं। द सोशल फैक्ट क्या है, सामाजिक पहलू क्या होंगे हमारे। इंसान सोसाइटी में रहता है, इसलिए उसका बिहेवियर दूसरों के साथ क्या है, अच्छा होना चाहिए। इसको सोशल फैक्ट बोलते हैं। ये होता है सोशल फैक्ट। ह्यूमन बीइंग डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, वो अलग नहीं रहता है। द सोशल फैक्ट इवेल्युएट्स मोरालिटी थ्रू द लेंसेज ऑफ रिलेशनशिप, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शंस। तो इससे क्या डेवलप होगा हमारा, एडहेरेंस टू सोशल नॉर्म्स एंड लॉज, कल्चरल प्लूरिज्म एंड टॉलरेंस, रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो इससे हमारा कोऑपरेशंस, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वालिटी, टॉलरेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डेवलप होगी। आप इसको क्या है, कम टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर आपको पूरा डीपली जाना है तो इसको ईजिली, एकदम ईजी लैंग्वेज में बताया गया है, आप इसे देखकर भी समझ सकते हैं। अगला 6th है द स्पिरिचुअल एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स। ये क्या होते हैं, आध्यात्मिक और सार्वभौमिक। ये हो गया सार्वभौमिक, ये हो गया आध्यात्मिक। तो ये मोरालिटी का सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है। अगर आप बात करोगे ना तो स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल फैक्ट है, ये सबसे टॉप नॉच माना जाता है, सबसे हाईएस्ट लेवल। इसमें इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी, नेचर के बारे में सोचता है।
तो इसे बोलते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी। द हाईएस्ट डायमेंशन ऑफ मोरालिटी एक्सटेंड बियॉन्ड द लोकल लॉज एंड सोशल कस्टम्स, कनेक्टिंग द इंडिविजुअल्स टू यूनिवर्सल वैल्यूज दैट अप्लाइज टू द ऑल ह्यूमैनिटी। ये हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या चीज़ हमें डेवलप होती है इसके थ्रू? यूनिवर्सल कॉस्मिक वैल्यूज, एल्ट्रुइज्म एंड सेल्फिशनेस, ये हमारे अंदर डेवलप होती है। तो सेल्फिशनेस क्या होती है? निस्वार्थ की भावना हमारे अंदर डेवलप होती है। हमारे अंदर पीस आती है, शांति, यूनिवर्सल ब्रदरहुड देखने को मिलता है, विश्व में बंधुताओं की स्थापना होती है। धर्म क्या है? ये नॉट ए रिलीजियस धर्म, जैसे कि हम अपने आरती कर ली, पूजा कर ली, अपने जो ईसाई वो वाले हैं वो अपने चर्च में जाकर बैठ गए, जो मुस्लिम है वो अपने किस में चले गए, दरगाह वगैरह में चले गए। नहीं, धर्म का मतलब होता है अपना कर्तव्य का पालन करना। तुम्हारा क्या कर्तव्य है? रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती है। फिर इसमें क्या आता है? स्ट्रक्चरल समरी ऑफ मोरल फैक्ट्स। ये इसकी एक स्ट्रक्चरल समरी बनाई है कि किस फैक्ट्स पर है मोरलिटी के, इसके क्या कोर फोकस हैं, क्या इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वैल्यूज़ हैं इसमें, तो ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें आता है कोग्निटिव। तो कोग्निटिव में क्या आता है? रेशनैलिटी, रीजनिंग एंड एनालाइजिंग डिलेमास। तो ये इसके कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके फैक्ट्स क्या हैं? कोग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, सोशल, जो कि हमने ऊपर करें सारे वही दे रखे, स्पिरिचुअल, सारे के सारे वही हैं। ये इस क्वेश्चन का कंक्लूजन होगा। जैसे आपने आंसर किया है उसी बेस पर इसका क्या होगा? कंक्लूजन होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी? एक्सप्लेन एनी टू ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो सबसे पहले समझना है कि इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन क्या है। इंडियन फिलोसफी का मतलब है इंडिया के प्राचीन थिंकर्स, जो हमारे पुराने दार्शनिक थे ना, प्राचीन थिंकर्स थे, इनके द्वारा दिया गया ऐसा नॉलेज जो लाइफ, सोल, गॉड, यूनिवर्स, नॉलेज और लिबरेशन, जिसे मोक्ष बोलते हैं, से जुड़े सवालों का हमें आंसर देता है। इसे बोलते हैं इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी का मतलब आप समझ गए होंगे मोटा मोटी होता क्या है। तो इंडियन फिलोसफी को मेनली दो कैटेगरीज में इसमें डिवाइड किया गया है। इसमें एक आस्तिक, एक और नास्तिक। तो आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक हो गया तो आस्तिक दर्शन क्या होते हैं, नास्तिक दर्शन क्या होते हैं। तो ये जो स्कूल्स है ना, जो वेद की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, आस्तिक और नास्तिक दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, इंडियन फिलोसफी है क्या। तो ये डेफिनेशन दे गई है, इंडियन फिलोसफी इज ए वास्ट एंड डाइवर्स सिस्टम और थ्रू ऑफ दैट स्पान्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड प्रेजेंट ए मल्टीट्यूड ऑफ स्कूल्स ट्रेडिशंस। तो ये क्या है, हमारा बहुत डाइवर्स सिस्टम है जो कि हमारे पूछे थाउजेंड ऑफ साल से, ईयर से हमें देखा गया है। इसमें क्या है, दीज स्कूल्स आर ऑफन कैटेगराइज्ड इनटू द टू ब्रॉड ग्रुप्स। जो ये स्कूल्स है ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक को बोलते हैं हेटेरोडॉक्स। द आस्तिक स्कूल्स एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। आस्तिक स्कूल क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं वेदास की अथॉरिटी को, वाइल नास्तिक स्कूल रिजेक्ट वैदिक अथॉरिटी। जो नास्तिक है ये इसको रिजेक्ट करते हैं। बोथ कैटेगरी ऑफ स्कूल हैव contributed significantly to the understanding of the nature of reality। तो दोनों कैटेगरीज ने अपने अपने सिग्निफिकेंटली अंडरस्टैंडिंग दिया है नेचर को समझने के लिए, रोल समझने के लिए। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द पाथ टू लिबरेशन। तो इसके थ्रू क्या हुआ, ह्यूमन एग्जिस्टेंस और पाथ हुआ है लिबरेशन के थ्रू। इसमें क्या क्या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके आस्तिक, जिसके ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स में क्या है, ये वो स्कूल है जिसमें वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें टोटल 6 स्कूल माने गए हैं। एक न्याय, ठीक है, दूसरा हमारा कौन जाएगा, वैशेषिका, संख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता। ये 6 स्कूल बताए गए हैं। तो न्याय है, ये क्या बताता है हमें, लॉजिक, तर्कशास्त्र के बारे में बताता है। द स्कूल ऑफ लॉजिक एपिस्टेमोलॉजी फोकस्ड ऑन रीजनिंग एंड वैलिड नॉलेज। इसके बारे में बताता है, लॉजिक के बारे में बताता है। जो हमारा वैशेषिका है ये किसके बारे में बताता है, नेचर और मैटर, हमारे पदार्थों का अध्ययन के बारे में बताता है। स्कूल दैट डील विद द एटोमिज्म एंड द नेचर ऑफ द रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी और एटोमिज्म, जो पदार्थों का अध्ययन है उसके बारे में बताता है। संख्या क्या बताता है, जो हमारे पुरुषा और प्रकृति का फिलोसफी के बारे में बताता है कि ए ड्यूलिस्टिक फिलोसफी दैट डिस्कस द सेपरेशन ऑफ द एटर्नल सेल्फ, खुद के बारे में, पुरुषा एंड द मटेरियल वर्ल्ड,
प्रकृति के बारे में हमें बताता है। योगा में क्या है, मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया जाता है। मीमांसा में जो वैदिक रिचुअल्स हैं, जो हमारे वैदिक रिचुअल्स हैं और धर्म, उसके बारे में बताता है। स्कूल दैट एम्फसाइज द इंटरसेप्शन ऑफ द वैदिक टेक्स्ट के बारे में, और पार्टिकुलरली इन द रिलेशन टू द रिचुअल्स एंड धर्म, और रिचुअल्स और धर्म के बारे में बताता है। फिर है इसमें आता है वेदांता में उपनिषद और ब्राह्मणों की नॉलेज के बारे में बताया जाता है। इसमें उपनिषद, अद्विता, द्विता और क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म, इसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है। अब इसमें आप याद कर सकते हो, इसके कुछ ट्रिक भी बनाई गई है। कैसे याद करोगे इसको, NVSYMV, इसके थ्रू याद कर सकते हो। तो इसमें N किसके थ्रू आता है, नवाया, फिर ये V किसका आ गया, वैशेषिका, फिर S किसका आ जाएगा, संख्या, Y किसका आ जाएगा, योगा, M मीमांसा, V वेदांता, ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। इसके 6 स्कूल्स हैं। अब बात करते हैं नास्तिक के बारे में, जिसको हेटेरोडॉक्स बोलते हैं स्कूल्स। ये क्या होता है, ये स्कूल्स वेदांत की अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। इसमें मेन नास्तिक स्कूल्स कौन कौन से हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और कौन सा आता है इसमें, लोक्याता भी बोल सकते हैं या फिर चरवका भी बोल सकते हैं। तो चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन इसमें मेनली आते हैं। तो अगर बुद्धिज्म की बात करें, फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम, तो ये किस द्वारा फाउंडेड हुआ है, सिद्धार्थ गौतम इसके जनक थे। दिस स्कूल एम्फसाइज द 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ, तो इसमें क्या है, 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया गया है और 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया गया है। अगर जैनिज्म की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए हैं, नॉन वायलेंस का, और पार्ट टू द लिबरेशन थ्रू द सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में दिया है। अगर इसे चारवाक दर्शन के बारे में बात करें तो ये मेटेरियलिस्टिक एंड एस्थेटिक स्कूल दैट रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ एंड स्पिरिचुअल लिबरेशंस, फोकस इंस्टेड ऑन द परस्यूट्स ए सेंसरी प्लीजर ऑफ इन दिस लाइफ, तो किसके बारे में फोकस करता है, ये सेंसरी प्लीजर जो लाइफ में दी गई है, इसके बारे में हमें डिस्कस करता है। इन दिस डिस्कशन वी विल फोकस ऑन द 2 आस्तिक स्कूल्स, जिसमें न्याय एंड संख्या के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो 2 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स को हमें डिटेल में समझना है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सप्लेन एनी 2 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफी। तो हम 2 को एक्सप्लेन करेंगे, एक करेंगे न्याय स्कूल्स को, न्याय दर्शन को, और दूसरा हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, इसमें संख्या को। तो इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्याय दर्शन को, न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसको न्याय दर्शन भी आप बोल सकते हैं, न्याय फिलोसफी। तो न्याय फिलोसफी का फाउंडर है, वो कौन है, गौतम, जिसे क्या बोल सकते हैं आप, आकाश पड़ा गौतम माने जाते हैं। द न्याय स्कूल वन ऑफ द 6 क्लासिकल सिस्टम हिंदू फिलोसफी इज द प्राइमरी कंसर्न विद लॉजिक, रीजनिंग एंड एपिस्टेमोलॉजी। ये किस द्वारा फाउंडेड है, गौतम द्वारा। वो किसके द्वारा जाने जाते हैं, अक्सापादा, ठीक है। ये हो गया, किसके जनक कौन है वो आपको पता लग गया। ये स्कूल किसके बारे में बताता है हमें, लॉजिक के बारे में, रीजनिंग के बारे में, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, इस पर बेस्ड है। इसके मेन फीचर्स की बात करें तो इसके मेन फीचर कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। की कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय फिलोसफी, तो न्याय फिलोसफी में मेन फीचर्स हैं, इसमें प्रमाण, सोर्स ऑफ नॉलेज, कौन कौन से सोर्स ऑफ नॉलेज हैं इसमें, तो सारे इसके सोर्स ऑफ नॉलेज को देखेंगे। इसके 4 सोर्सेज हैं नॉलेज के। पहला इसमें आता है परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी। ये 4 हमारे क्या है, इसके सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। जिसमें परसेप्शन को क्या बोला जाता है, इसमें प्रत्यक्षा, अनुमान, ये इसका क्या हो जाएगा, उपमाना, और ये इसका शब्दा। तो इसमें आप क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें परसेप्शन की, जिसे क्या बोला जाता है, प्रत्यक्षा भी बोला जाता है। तो नॉलेज जो हमें अपनी आईज, ईयर्स, नोज जैसे सेंसेस हैं इनसे प्राप्त होती है। इसमें जैसे आग को आपने देख लिया, हवा को आपने फील कर लिया, ये क्या होता है, परसेप्शन होते हैं। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द सेंसेस। इसमें अनुमाना, जिसे इन्फेरेंस भी बोलते हैं। तो रीजनिंग के बेसिस पर नॉलेज लेना, जैसे कि धुआं देकर समझाना कि वहाँ आग लगी है, आगे आप उंगली करके बताओगे कि भाई हाँ धुआं देखो वहाँ पर आग लगी है। फिर आता है इसमें उपमाना। उपमाना क्या होता है, नॉलेज गेन्ड बाय द एनालॉजी और कंपैरिजन। तो इसमें कंपैरिजन करके नॉलेज लेते हैं, किस नए एनिमल को पहले से नॉन एनिमल से कंपेयर करेंगे कि भाई हाँ ये इस जैसा है, उस जैसा है। फिर इसमें बात करते हैं टेस्टिमोनी, जिसे शाब्दा भी बोलते हैं। तो रिलीजन पर्सन या होली बुक से नॉलेज लेना, नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम द किससे, रिलायबल सोर्सेज और ऑर्थोडॉक्स
ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट। तो ये जैसे कि टीचर या बुक से पढ़ना, ये क्या होता है, हमारी टेस्टिमोनी में आता है। फिर इसके अंदर कुछ प्रक्रियाएं हैं, मेथोडोलॉजी आती हैं। फिर कुछ कैटेगरीज हैं जो एग्जिस्ट करती है। फिर नेचर की रियलिटी क्या है, द अल्टीमेट गोल ऑफ लिबरेशंस, मोक्ष के बारे में बताया गया है। इसका गोल क्या है न्याय का। न्याय कहता है कि ट्रू नॉलेज से इग्नोरेंस दूर होता है और इंसान को मोक्ष मिलता है। तो ये किसके बारे में बताया गया है, अल्टीमेटम गोल लिबरेशन मोक्ष। तो ये आपको जानकर मतलब पता लग जाएगा कि जो न्याय फिलोसफी है वो होल्ड करती है लिबरेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू द राइट नॉलेज ऑफ द वर्ड एंड द एलिमिनेशंस ऑफ द इग्नोरेंस। हमें इग्नोरेंस को हटाना होगा, दूर होता है इससे, तो इंसान को मोक्ष मिलेगा इससे। क्या क्या इन्फ्लुएंस है न्याय का। न्याय हैज़ हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक। इससे क्या होता है, वो ऊपर बताया गया था वही इसमें से हमें दोबारा रिपीट किया जाएगा। क्या लॉजिक होगा बोथ इन इंडियन एंड ग्लोबली, हमारे भारत में और वैश्विक तरह से। इट एम्फेसाइज ऑन द एपिस्टेमोलॉजी, द थ्योरी ऑफ द नॉलेज एंड द वैलिडिटी ऑफ रीजनिंग वाज ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर इट्स टाइम। द न्याय सिस्टम फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ many later developments in Hindu, Buddhist, Jain thought, especially in the relation to the analysis of the knowledge and argumentations। ये इन्फ्लुएंस है जो कि देखे जा सकते हैं। अब क्या संख्या ऑफ फिलोसफी स्कूल्स के बारे में बात करते हैं। तो संख्या फिलोसफी के फाउंडर कौन है, इसमें माने जाते हैं कपिला मुनि। तो इसके द संख्या स्कूल वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंस फिलोसफिकल सिस्टम इन इंडिया, ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द कपिला मुनि। कपिला मुनि आएगा इसका पूरा नाम। ये इंडियन फिलोसफी की सबसे पुरानी फिलोसफीज में से एक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पुरुषा और प्रकृति, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। संख्या ऑफर डिटेल एनालिसिस और कम द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द रिलेशंस बिटवीन द कॉन्शियसनेस एंड द मटेरियल वर्ल्ड। ये इसका मेन क्या है, कॉन्सेप्ट है, पुरुषा और प्रकृति। अब बात करते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ संख्या फिलोसफी के बारे में। तो इसके क्या मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें पुरुषा और प्रकृति के बारे में। पुरुषा का मतलब है सोल, प्योर कंसाइसनेस, शुद्ध चेतना बोलते हैं जिसे, एटर्नल, नेवर चेंजेस, जो कभी बदलती नहीं है, तो ये होता है पुरुषा। प्रकृति के बारे में बात करेंगे। प्रकृति क्या होती है, प्रकृति का मतलब है मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार जो हमें दिखता है, जिसमें बॉडी, माइंड और नेचर सब आते हैं, इसे बोलते हैं पुरुषा और प्रकृति, जिसको आप समझ गए होंगे पुरुषा क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, इजीली समझ गए। फिर इसमें 3 गुण हैं, 3 गुण्स। 3 गुण क्या क्या है, प्रकृति 3 गुणों से बनी होती है। कौन कौन से, सत्व, राजस और तमस। इसमें क्या है, सत्व, रजस और तमस, ये 3 चीज़ें होती हैं। पहला है हमारा सत्व। सत्व में क्या क्या होती है, हमारे अंदर बैलेंस, हार्मोनी एंड नॉलेज। तो नॉलेज, प्योरिटी, पीस इसके अंदर आती है। रजस के अंदर क्या आता है, इसमें आती है हमारी एक्शंस, डिजायर एंड पैशंस, तो ये हमारे अंदर रजस के अंदर होती है। फिर जो तमस है, तमस में क्या आता है, इग्नोरेंस, डार्कनेस एंड इंटेरिया। तो इसमें क्या है, इग्नोरेंस आ जाएगा, लेजीनेस, आलस्य आ जाएगा, डार्कनेस, अंधकार आ जाएगा। फिर इसके क्या इवोल्यूशंस और क्या इसके इवोल्यूशन ऑफ द कॉस्मोस, ये आप देख सकते हैं। फिर अविद्या, जिसे इग्नोरेंस बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं, ये इसी का क्या है, डिस्क्राइब्ड रूप दे रखे हैं। अविद्या जिसे इग्नोरेंस बोलते हैं एंड लिबरेशन के बारे में बताया गया है। द पाथ टू द लिबरेशन, क्या रास्ता है लिबरेशन की तरफ, ये बताया गया है। फिर इन्फ्लुएंस क्या क्या है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, इसी के हिसाब से जो इसके पिलर हैं, जो इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, इसी के आधार पर इसका इन्फ्लुएंस है, इससे क्या प्रभावित होता है, क्या है, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये इस पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन है कि न्याय और संख्या के बारे में जो हमने एक्सप्लेन किया है वो इसमें कंक्लूजन में आपको उतारना होगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल प्लूरिज्म इन इंडिया, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कल्चरल प्लूरिज्म होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। कल्चरल प्लूरिज्म का हिंदी में मीनिंग होता है सांस्कृतिक बहुलवाद। इसका मतलब है कि एक देश में अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल का एक साथ रहना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना होता है। तो ये इसका मीनिंग समझ गए हो कि आप कल्चरल प्लूरिज्म होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसकी अलग अलग पहचान होने के बाद भी सभी लोग मिलजुल कर और शांति से रहते हैं, इसको कल्चरल प्लूरिज्म कहते हैं। इंडिया इज ए कॉन्सेप्ट, जो इंडिया कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा भारत, क्योंकि यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलता है।
कैसे? भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, क्षेत्र के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो हमारा क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, फिर भी हम क्या है, एक राष्ट्र के रूप में बने हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा। कल्चरल प्लूरिज्म रेफर्स टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ द डाइवर्स कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स का होना एक सोसाइटी के अंदर, वेयर मल्टीपल, वहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स है, रिलीजियस है, एथनिक्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते हैं और मेंटेन करते हैं देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी वाइल पार्टिसिपेटिंग इक्वली टू द लार्जर सोसाइटी फ्रेमवर्क, एक लार्जर सोसाइटी के फ्रेमवर्क में रहते हुए एक बने हुए हैं। अनलाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिमिलेशंस विच एडवोकेट्स फॉर देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनॉरिटी कल्चर्स इनटू द डोमिनेंट वन, कल्चरल प्लूरिज्म सेलिब्रेट्स एंड इनकरेज द प्रिजर्वेशंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन ए नेशंस। फिर भी हम क्या है, एक राष्ट्र के रूप में बने हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें में भिन्नता होते हुए। तो इसके की फीचर्स को देखेंगे कि कल्चरल प्लूरिज्म के क्या क्या की फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियसन, रिलीजियस की डाइवर्सिटी होना। इंडिया में कई रिलीजियस के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे कि हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस प्रकार के बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, हमारे एक साथ रहते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, ईच ऑफ द रिलीजियस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कल्चर, हर एक रिलीजियस ने अपने कल्चर में, सोशल में, पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपना योगदान दिया है। फेस्टिवल लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पूरब एंड अदर आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग द प्लूरिस्टिक नेचर ऑफ द इंडियन कल्चर, जो कि क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं प्लूरिस्टिक नेचर को, जो कि इंडियन कल्चर को दिखाता है। फिर इसमें क्या देखेंगे, इसका मल्टी लिंग्वलिज्म, ये क्या होता है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, भाषाई विविधता देखने को मिलती है। तो इंडिया में क्या है, मेनली हमारे पास 1600 से अधिक लैंग्वेज बोली जाती है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो 22 लैंग्वेजेज है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो हम देख सकते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेज है। इसमें ये क्या है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज में अपनी अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमें क्या है, एथनिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जातीय विविधता। इंडिया में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कि हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इंडो आर्यंस, द्रविडियंस, मंगोलिड्स एंड अदर्स। तो इसमें क्या है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है, बहुत सारे एथनिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी जातियों के लोग हैं। फिर भी क्या है, हमारे देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बनी हुई है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, फूड्स और ड्रेसिंग स्टाइल्स अलग अलग होती हैं। फिर इसके क्या सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। तो क्या इसके सोशल कल्चरल प्रैक्टिस है, इंडिया के हर स्टेट की अपनी कल्चर है। कैसी कल्चर है, जैसे कि अलग स्टेट के भरतनाट्यम है, कथक, ओडिशा, गरबा, भंगड़ा, और अगर हम ये इनके क्या है, अलग अलग डांस हैं। तो इन इंडिया डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन यूनिक सोशल प्रैक्टिसेस, आर्ट्स, कस्टम्स। अगर एग्जांपल के तौर पर तो फोक डांस है, फोक डांस में जैसे मैंने आपको बता दिया, भरतनाट्यम, कथक, ओडिशा, गरबा, भंगड़ा, ये इस प्रकार के आते हैं, ये उदाहरण है। फिर इसमें अगर बात करें फूड के बारे में, तो हर स्टेट का अपना ट्रेडिशनल फूड है। जैसे साउथ इंडिया में जाओगे इडली, डोसा, सांभर वगैरह मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में आओगे तो उनका अलग पराठे, मेथी दा साग, सरसों दा साग, बाजरे की रोटी, ये इस प्रकार की चीज़ें फेमस हैं। अगर राजस्थानी कल्चर में जाओगे तो वहाँ उनके जो स्पाइसी तड़के वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा फेमस है। अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो इंडिया की पेंटिंग्स, हैंडक्राफ्ट्स और फोक आर्ट्स भी कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। तो ये हमें क्या है, सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। अगर कल्चरल हार्मनी की बात करें एंड को एग्जिस्टेंस की बात करें तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चरल प्लूरिज्म इन द इंडिया इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये इंडिया की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ अलग रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, लोग एक साथ फिर भी मिलकर रहते हैं, सभी एक दूसरे के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। इसी वजह से इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश कहा जाता है। तो ये हमारे कल्चरल हार्मनी और को एग्जिस्टेंस है। फिर क्या क्या रोल है, द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, भारतीय संविधान की भूमिका क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल प्लूरिज्म को सपोर्ट करता है। भारत की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू द इफेक्ट 1950, भारत का संविधान 1950 में जो इफेक्ट में आया था, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। इसका किस पर बेस्ड था, ये डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस पर हमारा बेस था। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है, रिलीजियस फ्रीडम, इक्वलिटी को, मिनॉरिटी राइट्स को, कल्चरल राइट्स को, ये सभी को क्या है, इनको इंश्योर करता है। फिर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे कुछ देखे गए हैं इसमें,
तो वो इनमें फॉलो किए जाते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करूँ तो आर्टिकल 29 ये क्या करता है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 30 क्या करता है, मिनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का राइट देता है। फिर इसमें क्या है, कुछ गवर्नमेंट हैज़ इंटेक्टेड वेरियस पॉलिसीज दैट सपोर्ट कल्चरल प्लूरिज्म दे इंक्लूड। तो इसमें क्या क्या आते हैं, गवर्नमेंट में सरकार की भूमिका दी है जिसमें क्या क्या है, प्रमोशन ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो इन्होंने क्या किया है, दो प्रमोशन किया है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, रिलीजियस फ्रीडम को, कल्चरल प्रमोशन को। तो सरकार ने इंटैक्ट किया है इन पॉलिसीज़ को ताकि कल्चरल प्लूरिज्म को सपोर्ट किया जा सके, इनको चीज़ों को किया है। तो इनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हमारे को फेस करने पड़ते हैं कल्चरल प्लूरिज्म इन इंडिया को। तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे जो सांस्कृतिक बहुलतावाद को चुनौती देते हैं। तो इसमें सबसे पहले चैलेंज आता है कम्युनल टेंशन, जो कि सांप्रदायिक तनाव हमें देखने को मिलता है। कभी कभी रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ये नेशनल यूनिटी के लिए थोड़े चैलेंज है। देयर हैव बीन इंटेंसिस ऑफ कम्युनल वायलेंस ऑफन फ्लूडेड बाय द रिलीजियस एंड एथनिक टेंशंस, जो हमें क्या दिखाते हैं, फ्लूडेड बाय द रिलीजियस एंड एथनिक टेंशन। इनकी वजह से हमें क्या है, कम्युनल टेंशंस देखने को मिलती हैं। कल्चरल एसिमिलेशंस वर्सेस प्रिजर्वेशंस, ये क्या होता है, इसे वैश्वीकरण भी बोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशंस। तो फॉरेन कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ने से लोकल ट्रेडिशंस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो कल्चरल एसिमिलेशन और वह क्या है, जो वेस्टर्न का कल्चर है वो प्रिजर्वेशन होता जा रहा है। फिर हमें लिंग्विस्टिक इम्बैलेंस देखने को मिलता है, कभी कभी लैंग्वेज को लेकर डिस्प्यूट हो जाते हैं, इससे रीजनल टेंशन बढ़ सकती है। जैसे कि अभी लेटेस्ट में हमें कर्नाटक और महाराष्ट्र और तमिल में देखने को मिला था कि लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले हैं वो बोलो कि अगर हिंदी बोलो, हिंदी नहीं बोलेंगे तो ना आपको यहाँ काम करने देंगे और पीटेंगे वो अलग से। तो लिंग्विस्टिक इम्बैलेंस कई बार हमें देखने को मिल जाता है। तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस करके हमें चलना होता है। फिर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, तो इसे बोल सकते हैं सोशल इक्वलिटी भी बोल सकते हैं, सामाजिक असमानता। तो दलित्स, ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ और कुछ मिनॉरिटीज़ को आज भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स की बात करें तो राजनीतिक मतभेद तो हमें देखने को मिलता ही है। कभी कभी पॉलिटिक्स भी रिलीजन्स और कल्चर के नाम पर सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं। कई बार क्या होते हैं, ये पॉलिटिशियन होते हैं, ये अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, समाज को, देश को कई जैसे कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट देते हैं। जहाँ पर धर्म की राजनीति पॉसिबल, जैसे कि इंडिया में है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आज के दिन हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा विकास की, कोई बात नहीं कर रहा एजुकेशन की, कोई बात नहीं कर रहा हेल्थ की, सभी किसकी बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की। उसी तरह अगर बात करें जाति की, जहाँ पर एक धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पर लोगों को क्या जाति के नाम पर बांट दिया जाता है, किसका फ़ायदा लेने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसका कंक्लूजन आपको खुद डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक्सप्लेन द थीसिस ऑफ कंडक्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कंडक्ट क्या होता है। कंडक्ट का मतलब है हमारा बिहेवियर या दूसरों के प्रति हमारे एक्शंस कैसे हैं। थ्योरीज ऑफ कंडक्ट रेफर्स टू द वेरियस फ्रेमवर्क्स और अप्रोचेज दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर, जो क्या है, हमें ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाता है। दीज थ्योरीज फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग व्हाई पीपल एक्ट पार्टिकुलर वेज, ये हमें फोकस करता है, अंडरस्टैंड समझाता है कि लोग ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हैं। हाउ मोरल एंड द एथिकल डिसीजन आर मेड, कैसे मोरल और एथिकल डिसीजन बनाए गए हैं। व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शंस इन सोसाइटी, कंडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेराइटी फैक्टर्स। तो कंडक्ट है वो बहुत चीज़ों से प्रभावित होता है, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट, एंड दीज थ्योरीज सिक्स टू द आइडेंटिटी एंड क्लैरिफाई द दीज इन्फ्लुएंसेस। तो कंडक्ट का मतलब समझ लिया। थ्योरीज ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ये हमें बताता है कि इंसान किस बेसिस पर डिसीजन लेता है, क्या सही है क्या गलत है, और उसका बिहेवियर किस तरह गाइड करता है। हर थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर को अलग नज़रिए से एक्सप्लेन करती है। तो ये हमें इसमें थीसिस बोल सकते हैं, थ्योरीज ऑफ कंडक्ट बोल सकते हैं। वी डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन थ्योरीज कंडक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एथिक्स, मोरलिटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग हमें कुछ थ्योरी को डिस्कस करते हैं, कुछ वेल नोन थ्योरीज उनको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे क्या बोल सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटिलिज्म। तो ये क्या होता है, उपयोगितावाद का सिद्धांत है ये। यूटिलिटेरियन है वो उपयोगितावाद का सिद्धांत है। इसके फाउंडर कौन थे, सबसे पहले इसके फाउंडर है जेनरी बेंथम और जोहन स्टुअर्ट मिल।
ये इसके क्या है, फाउंडर है। इसका मेन कोर आइडिया क्या है, मेन आइडिया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्शन सबसे ज़्यादा लोगों के बीच, जो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए हैप्पीनेस लाए, वही एक्शन है। इस थ्योरी का फेमस एक प्रिंसिपल भी है। तो इस थ्योरी का प्रिंसिपल क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये जितनी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले वही डिसीजन बेस्ट माना जाएगा। द थ्योरी ऑफ द यूटिलिटरियनिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द मोरलिटी ऑफ द एक्शन इज डिटरमाइंड बाई। तो मोरलिटी का एक्शन कौन सा माना, किससे डिटरमाइंड किया जाएगा, आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेज, जो हमारे आउटकम्स है कॉन्सिक्वेंसेज उससे माना जाएगा। द प्राइमरी प्रिंसिपल इज दैट द राइट कोर्सेज ऑफ एक्शन इज दैट वन दैट प्रोड्यूस, जो एक चीज़ प्रोड्यूस करती है सबसे ग्रेटेस्ट गुड, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ खुशी प्राप्त करती है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, वही सबसे उत्तम मानी जाएगी। प्रिंसिपल क्या है यूटिलिटी का, फिर इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटरियनिज्म एवरी एक्शन शुड बी एम एट मैक्सिमाइज हैप्पीनेस। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इसका एम क्या है, मैक्सिमम हैप्पीनेस को लाना और मिनिमम पेन को लाना और सफरिंग को लाना। एथिकल वैल्यूज ऑफ द एक्शंस इज मेजर्ड बाय हाउ मच प्लीजर और हैप्पीनेस इट प्रोड्यूसेस कंपेयर टू द हार्म और सफरिंग्स इट काजेज। फिर इसके क्या क्या एप्लीकेशंस को देखेंगे, क्या इसके एप्लीकेशंस है। दिस थ्योरी इज वाइडली यूज इन द डिसीजन मेकिंग स्पेशली इन पब्लिक पॉलिसी इकोनॉमिक्स वेयर द गोल इज बेनिफिट्स एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। अब बात करते हैं इसमें क्रिटिसिज्म की, कि इसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। कभी कभी मेजोरिटी को बेनिफिट देने के चक्कर में मिनोरिटी के राइट्स क्या है, इग्नोर किए जाते हैं, ये इसके क्रिटिसिज्म है। इट कैन जस्टिफाई हार्मफुल एक्शन रिजल्ट टू द ग्रेटर गुड, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देने के चक्कर में क्या है, जो मिनोरिटीज़ हैं उनके राइट्स वगैरह अधिकार छीन लिए जाते हैं। फिर दूसरा इसमें बात करते हैं डिओन्टोलॉजिकल एथिनिक्स, ड्यूटी बेस्ड एथिनिक्स बोलते हैं इसे। तो इसे क्या होता है, डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी। तो इसमें डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी होती है कर्तव्य निर्धारित। तो इसके फाउंडर कौन है, इमैनुअल कांत, ये इसके मेन फाउंडर है। इसका कोर आइडिया क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो ड्यूटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा रूल्स और मोरल प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, हमें हमेशा रूल और मोरल प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। ये इसका कोर आइडिया है। तो ये इसके बारे में हमने देखा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो सच बोलना हमेशा सही है, चाहे उससे हमें नुकसान हो या ना हो। कई बार क्या होता है, हम चीज़ें दूसरे की खुशी के लिए कई बार झूठ बोल देते हैं, लेकिन क्या है, डेनोटोलॉजिकल एथिक्स के हिसाब से हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे उसी से किसी का फ़ायदा हो या नुकसान हो। तो इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, ये क्या इसके एप्लीकेशन क्या, दिस थ्योरी सिग्निफिकेंट इन द फील्ड लाइक द लॉ एंड ह्यूमन राइट्स वेयर प्रिंसिपल्स सच एज फेयरनेस जस्टिस रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल्स ऑटोनॉमी आर पैरामाउंट। तो सबसे ज़्यादा पैरामाउंट क्या मानी जाती है, फेयरनेस जस्टिस रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल्स। तो ये हमारे सबसे सर्वोच्च चीज़ माने जाते हैं। तो इसके क्या क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलेंगे, तो कभी कभी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना प्रैक्टिकल नहीं होता है, कभी उसको हम प्रैक्टिकली फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। इट कैन बी रिजिड नॉट अलाउिंग एक्सपेक्टेशन इन सिचुएशंस वेयर ब्रेकिंग ए रूल कुड बी लेड बेटर आउटकम्स। कई बार रूल को तोड़ना अच्छे आउटकम्स को ले आता है। इट कैन लीड टू ए कन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज मेकिंग डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। कई बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती हमारे लिए। अगला इसमें आता है वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स, इसके फाउंडर कौन है, अरिस्टोटल। ये बहुत ही फेमस है वर्च्यू एथिक्स। तो सद्गुण का सिद्धांत है। इसका मेन कोर आइडिया क्या है, ये थ्योरी कहती है कि एक इंसान का करेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, गुड करेक्टर डेवलप करने से ही गुड कंडक्ट आता है। तो ये इसका कोर आइडिया है। इसके अगर इम्पोर्टेंट वर्च्यूज़ की बात करूँ तो इसमें ऑनेस्टी, करेज, काइंडनेस और विजडम एक आदमी के अंदर होनी चाहिए, एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर इंसान ईमानदार, साहसी, दयालु और बुद्धिमान होगा तो वो काम भी अच्छे करेगा। तो एक ऑनेस्ट टीचर हमेशा स्टूडेंट के साथ फेयर बिहेवियर करता है, ये इसका कोर आइडिया है। फिर द गोल्डन मीन्स, ये आपको बता ही दिया है मैंने। इसकी क्या एप्लीकेशन है, वर्च्यू एथिक्स ऑफन अप्लाइड इन द मोरल एजुकेशन एंड द करेक्टर डेवलपमेंट। तो ये क्या है, मोरल एजुकेशन में अप्लाई किया जाता है और करेक्टर को डेवलप किया जाता है। वेयर द फोकस इज ऑन द कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स। इसका मेन फोकस कहाँ होता है, कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स में, मोरल करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल, किसमें, इंडिविजुअल्स में। अब इसके क्रिटिसिज्म को देखेंगे, इसके क्या लिमिटेशंस हैं। इट मे डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए वर्च्यू इन ऑल सिचुएशन। तो सभी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वर्च्यू कहता है। इट फोकस मोर ऑन द इंडिविजुअल्स देन ऑन सोसाइटी। तो ये इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि सोसाइटी पर, सोशल नॉर्म्स पर। दैट में इन्फ्लुएंस बिहेवियर, जो कि इसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी।
तो ये क्या होती है, जो सामाजिक थ्योरी है ना, ये क्या है, इसके फाउंडर है थॉमस होब्स, जोहन लैक्स, जीन जैक्वेस रोसियो। तो ये इसके मेन फाउंडर है। इसका कोर आइडिया की बात करें तो ये थ्योरी कहती है कि लोग सोसाइटी में शांति और सिक्योरिटी के लिए मिलकर रूल्स बनाते हैं, सब लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं, इसी एग्रीमेंट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसका मेन आइडिया समझ गए। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से देख लेना। ये थ्योरी कहती है कि लोग सोसाइटी में शांति और सिक्योरिटी के लिए मिलकर रूल्स बनाते हैं, कि जो सोसाइटी के लोग होते हैं ना, वो मिलकर रूल बनाएंगे ताकि सोसाइटी में शांति बनी रहे और सिक्योरिटी बनी रहे, सब लोग इन रूल को फॉलो करते हैं। इसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये इसका कोर आइडिया है। ये होब्स के व्यूज़ क्या हैं, लॉकेज के व्यूज़ क्या हैं, इसके व्यूज़ बताए गए हैं। ये सभी आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए मेनली इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना, या फिर जो इसके आप कोर आइडिया है इसको थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर देना, यही कर सकते हो। फिर इसके क्या क्रिटिसिज्म हमें इसमें देखने को मिलेंगे, तो हर सोसाइटी के रूल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर हम एक पूरे नेशंस की बात करेंगे तो उसमें एक डिफिकल्टी आएगी। Critics argue that the social contract theory can be overlaid theoretically and does not always consider complexity of the real world power dynamics. It also faces challenges in addressing issues like inequality and social justice within the contract. अगला देखते हैं इसमें एथिकल इगोइज्म। ये क्या होता है, एथिकल इगोइज्म क्या होता है, तो इसका जो कोर आइडिया है, मेन आइडिया है, ये क्या होता है, तो नैतिकवाद स्वार्थवाद क्या होता है। ये थ्योरी कहती है कि इंसान को पहले अपना बेनिफिट देखना चाहिए, हर पर्सन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। तो ये क्या है, किस पर फोकस करता है, नैतिक स्वार्थवाद पर करता है। इसमें क्या है, सेल्फिश आ जाती है कि भाई हाँ, लालचीपन आ जाता है। कैसे देखेंगे हम इसको, एथिकल इगोइज्म इज द थ्योरी दैट द इंडिविजुअल्स शुड एक्ट इन द वेज दैट आर देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। तो एक इंसान को अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेना चाहिए, खुद के इंटरेस्ट है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी वंस प्राइमरी मोरल ऑब्लिगेशन इज टू वन सेल्फ, खुद के लिए पहले ध्यान देना। हेल्पिंग अदर्स शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट बेनिफिट्स वन सेल्फ, तो दूसरों का हेल्प कैसे करेंगे कि खुद को कितना बेनिफिट हो रहा है उस बेस पर। इसकी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। एथनिकल इगोइज्म कैन बी सीन इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो बिजनेस में हमें देखने को मिल सकता है कि अपने खुद का फायदे को पहले देखेंगे, दूसरे को साथ कॉन्टैक्ट तभी बनाएंगे जब हमें उसमें फ़ायदा हो रहा हो। इसमें क्या क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ी सेल्फिशनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, इसमें सेल्फिश आ सकता है। इट कैन जस्टिफाई सेल्फिश और हार्मफुल बिहेवियर एज लॉन्ग एज इट्स बेनिफिट्स द इंडिविजुअल्स, तो ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल को बेनिफिट करता है, ना कि एक ग्रुप को, एक सोसाइटी को। इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद कॉन्सेप्ट ऑफ एल्ट्रुइज्म एंड कम्युनिटी बेस्ड एथनिक्स लीडिंग टू सोशल डिसहार्मनी, जो क्या करती है, सोशल डिसहार्मनी को लीड करती है। अगला आता है रिलेटिविज्म। ये क्या होता है, नैतिक सापेक्षवाद। इसका कोर आइडिया क्या होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग राइट और रॉन्ग हर कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से चेंज होते हैं। तो जो ये थ्योरी है ये क्या बताती है कि राइट और रॉन्ग हर कल्चर और सोसाइटी, जो सारे कल्चर हैं और जो सारी सोसाइटियाँ हैं उसके हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। तो कोई यूनिवर्सल मोरल रूल नहीं होता है। तो ये क्या है, रिलेटिविज्म उसे बोलते हैं, ये इसका मेन कोर आइडिया है। अगर इसमें क्या है, एथिकल रिलेटिविज्म सजेस्ट दैट द मोरल स्टैंडर्ड आर नॉट एब्सोल्यूट बट आर द रिलेटिव टू पार्टिकुलर कल्चर, किससे रिलेटिव है, पार्टिकुलर कल्चर से, सोसाइटी से और इंडिविजुअल से। तो उसके हिसाब से अपने अपने इसके कोर आइडियाज़ हैं। अगर बात करें रिलेटिविज्म की बात करें तो व्हाट इज कंसाइडर्ड राइट और रॉन्ग डिपेंड्स ऑन द सोशल, कल्चर और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। तो किस पर डिपेंड करता है, सोशल पर, कल्चर पर, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट पर। जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, जो मॉरल रिलेटिविज्म है, जो कि इसमें बताया गया है, वही इस पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड द कल्चर। इसके क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इस थ्योरी में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे, आप जैसे पूरे वैश्विक स्तर पर अपने अपने कल्चर का फ़ायदा सभी देख रहे हैं, अपनी सोसाइटी का फ़ायदा, अगर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो ये जस्टिफाई हो ही नहीं पाएगा, सभी के अपने रूल और रेगुलेशन अलग हो जाएंगे। इट कैन लीड टू द मोरल चाउज acceptance of the harmful practices as there is no universal standard condemn actions like human rights violations। अब इसकी बात करें, केयर एथिक्स की बात करें तो इसमें क्या केयर एथिक्स आएंगे। इसके फाउंडर है कराइल जिगलैन एंड नेल नोडिंग्स, तो ये इसके क्या है, फाउंडर्स हैं। इसका कोर आइडिया क्या होगा, ये थ्योरी कहती है कि जो मोरल डिसीजन लेते वक्त केयर, एम्पैथी और रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
तो इसमें क्या है, जब कोई एक एथिकल डिसीजन मेकिंग लेना हो तो उस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है केयर, एम्पैथी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ अप्लाई किए जाते हैं? दिस थ्योरी इज पार्टिकुलरली रेलिवेंट इन द एरियाज लाइक सोशल वर्क, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, वेयर केयर एंड एम्पैथी आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मोरल एक्शन। ये हॉस्पिटल वगैरह में या स्कूल वगैरह में ज़्यादा फॉलो की जाती हैं, जहाँ पर क्या देखी जाती है, हमें केयर, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है। इसमें क्या लिमिटेशंस हैं, कभी कभी इमोशंस की वजह से फेयर डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप क्या है, अगर इमोशनल होकर डिसीजन लोगे तो फेयर डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, किसी के साथ तो गलत हो ही जाएगा। अगला इसमें आता है प्रगमेटिज्म। ये क्या होता है? इसके फाउंडर्स हैं चार्ल्स सैंडर्स और पेरियास, विलियम जेम्स जोहन डेवी। तो ये इसके मेन फाउंडर हैं। तो प्रगमेटिज्म होता क्या है, इसका कोर आइडिया है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क कर रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में, वही ये सही है, यही इसका मेन आइडिया है। तो डिसीजन थ्योरी के बेस पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रिजल्ट के बेस पर लेना चाहिए। तो प्रगमेटिज्म asserts that the truth of an idea or theory is determined by its practical consequences। तो कोई भी जो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क कर रहे हैं ना, वही सही माना जाएगा। एंड हाउ वेल इट्स वर्क इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में काम हो रहा है वही सही माना जाएगा। अगर इसके कंडक्ट की बात करें तो दैट द मोरल डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द व्हाट वर्क बेस्ट फॉर द पीपल। तो जो मोरल डिसीजन है वो क्या है, जो वो काम कर रहा है व्हाट वर्क बेस्ट पीपल प्रैक्टिसेस में, और नॉट बेस्ड ऑन द एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, ना कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पर। इसकी एप्लीकेशन कहाँ उपयोग हो रहा है? पैरामेटिज्म ऑफन्स अप्लाइड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये काम आता है। अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें, तो कभी कभी प्रैक्टिकल रिजल्ट के चक्कर में मोरल वैल्यूज इग्नोर हो जाती हैं, तो ये है इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन है। इट कैन समटाइम्स सीन ओवरले यूटिलिटेरियन प्रायोरिटाइजिंग रिजल्ट ओवर डीपर मोरल प्रिंसिपल। तो अच्छे रिजल्ट पाने के लिए क्या हम डीपर मोरल प्रिंसिपल को खो देते हैं। अगला इसका आ जाएगा कंक्लूजन पूरे क्वेश्चन का, कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या देखा। तो मेनली आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ एंड हार्ड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो आपने थीसिस ऑफ कंडक्ट है वो कौन कौन से इनके प्रिंसिपल की बात की गई है। तो थीसिस ऑफ कंडक्ट की डेफिनेशन बिल्कुल इजी थी, आपको करवा दी। तो इसके क्या क्या है, सबसे पहले आता है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसके फाउंडर कोर आइडिया और प्रिंसिपल। इसमें सबसे पहले आपको बात करनी है इसके फाउंडर कौन है, कोर आइडिया क्या है, और इसके क्रिटिसिज्म। 3 चीज़ कर लो, ज़्यादा करोगे तो आप इसमें अटक जाओगे। अगर आप लिखते हो तो आपकी मर्जी है। फिर इसमें दूसरा हमने देखा था डेनोटोलॉजिकल एथिक्स को देखा था। फिर इसमें हमने देखा वर्चुअल एथिक्स को। फिर हमने देखा इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देखा। फिर किसको देखा, एथिकल एगोजिम को देखा। फिर इसमें किसको देखा, रिलेटिज्म को देखा। फिर इसके बाद किसको देखा, केयर एथिक्स को देखा। तो इस प्रकार क्या है, इसमें हमने इतने प्रकार के सारे इनके रूल एंड प्रिंसिपल को देखा, जो कि थ्योरीज ऑफ कंडक्ट या थीसिस ऑफ कंडक्ट को दर्शाता है। इसको पूरा हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इसके कोई भी स्टडी मटेरियल को पा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।